हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी कल, ठीक है, कल मैंने अपलोड कर दी था। और ये नेक्स्ट पार्ट आपका, ठीक है, दो ही पार्ट होंगे। उसके बाद हम करेंगे आई थिंक बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये लास्ट ईयर, ठीक है। इसमें आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो मैं आज का आपको ऑफर बताऊंगा ये आपका चलेगा 25 अप्रैल तक, जिसमें आपको टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और आपसे को बताऊंगा इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, और इन 20 चैप्टर में से आपके हर एक चैप्टर के अंदर 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। और ये पीडीएफ का पैकेज के साथ में आपको मिलेगी 2 एंट्रेंस टेस्ट की बुक्स एज इट इज़ फ्री। और ये ऑफर रहेगा आपका 22 से लेकर 25 अप्रैल तक, ठीक है। 25 अप्रैल तक आपको 249 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद ये पीडीएफ आपको 299 का ही मिलेगा। कोई 26 तारीख को आएगा और बोलेगा कि नहीं सर आप 249 का दे दो, तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी कह रहा हूँ कि ये आपका 25 अप्रैल तक है। 25 अप्रैल तक आपको 249 में इसको बाई कर सकते हैं। और बाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज, ओके। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन 1 से, दी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। दी प्रोकैरियोटिक cells are characterized by a distinct nucleus, distinct chromosome, absence of chromosome networks, या absence of nuclear membrane। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, absence of nuclear membrane। आपसे को पता होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो मेन क्राइटेरिया जिसके बेस पर हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बट प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है। क्वेश्चन सेकंड, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज, सबसे छोटा लिविंग सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गे, आरबीसीज, ये नर्व सेल। सबसे छोटा पूछा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, थोड़े से अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात आरबीसीज की या नर्व सेल्स की, तो आपसे ये बताऊंगा नर्व सेल्स सबसे लंबे हैं, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल्स हैं, लॉन्गेस्ट हैं। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की, तो वो है आपका एग, ठीक है, ऊ साइट, मतलब ऊ साइट आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। इस बातों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्लूडिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, देखो फ्लूडिडिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर बात रिजिडिटी की होती है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है और ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। अभी बात करनी सिंपल अपने फ्लूडिडिटी के बारे में, मेम्ब्रेन कितनी फ्लूडी है। तो याद रखना फ्लूडिडिटी डिपेंड करती है आपकी हाइड्रोफिलिक टेल्स के ऊपर, यानी जो आपकी टेल्स होती हैं, आप सभी को पता होगा वो आपकी होती है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, पानी से डरने वाली। बट आपकी जो हेड होता है, हेड ग्रुप, वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। जो भी पानी के साथ इंटरेक्ट कर जाता है उसको बोलते हैं हम पोलार। तो हेड कैसे होता है? पोलार होता है। बट टेल कैसे होती है? नॉन पोलार होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरने वाली होती है। तो जितने भी मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूडिडिटी है वो लिपिड मोलिक्यूल्स की वजह से होती है। और वो भी कौन से लिपिड मोलिक्यूल्स है? जो कि टेल्स है, लिपिड मोलिक्यूल्स की टेल्स। और टेल्स किसकी बनी होती है? टेल्स बनी होती है फैटी एसिड की, CH2 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 CH2। बट रियलिटी में असल में ये जो फ्लूडिडिटी है ये टेल्स के में किसकी वजह से होती है? इधर लिखन टेल्स की वजह से होती है, बट मोस्ट प्रिसाइजली आंसर नहीं दिया गया है। असल में आपसे को पता होगा जो भी आपके फॉसिल लिपिड होते हैं उनकी एक पूंछ में बैंड होता है, किंक होता है। बैंड यानी आपने कभी भी फॉस्फोलिपिड का ध्यान से स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आप किसी भी एक फॉस्फोलिपिड को देखो तो उसका एक होता है हेड ग्रुप जो कि बना होता है ग्लिसरॉल का, और दो होती है उसकी पूंछें, यानी दो टेल्स होती हैं। एक टेल बिल्कुल सीधी होती है और एक टेल में थोड़ी सी बेंड पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं किंक। तो ये होता है ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, यानी डबल बॉन्ड होने के कारण, जिसकी वजह से वो इजीली पैक नहीं होती है। और अगर इजीली पैक नहीं होंगे तो उनके अंदर थोड़ी स्पेस रह जाएगी और वो मेम्ब्रेन को फ्लूडी बनाते हैं।
अगर यहाँ पर बोला जाता है रिजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि वाइड्स के अंदर फिट होता है। वाइड्स होती हैं स्पेस, जगह, उनके अंदर फिट रहता है। तो मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है फॉस्फोलिपिड्स के टेल्स। क्वेश्चन फोर्थ, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे मॉडल आए। सैंडविच मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया जो कि आपका रॉबर्टसन ने दिया था, सैंडविच मॉडल आया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल आप सभी को पता होगा, वो आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन 5, द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज। देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एवरेज थिकनेस उसने बताई थी, तो कितनी होती है? 6.5 नैनोमीटर, 7.5 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, सॉरी 7 नैनोमीटर या 8 नैनोमीटर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी 7.5 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोटीन आइस वर्क्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, दिस स्टेटमेंट वाज यूज्ड फॉर। देखो इसमें बोला था कि प्रोटीन जो होता है वो तैरी हुई है, आइस वर्क्स होता है तैरना, इन द सी ऑफ लिपिड्स, मतलब एक समुंदर है लिपिड्स का, उस समुंदर ऑफ लिपिड्स के अंदर आइस के टुकड़ों की तरह प्रोटीन क्या हो रही है? तैर रही है। तो ये स्टेटमेंट किस मॉडल के लिए दी गया था? यानी एक बहुत ही बड़ा लिपिड का समुंदर है और इसमें थोड़ा थोड़ा आइसबर्ग्स के फॉर्मेट में प्रोटीन तैरी हुई है। तो ये मॉडल दिया था एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर जो फ्लूइड है वो लिपिड है, और जो मोजाइक है वो प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना बात को। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा लेमा इज। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो वो क्या है? वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, इम्परमेबल है, सेमी परमेबल है, या परमिएबल है? देखो मैंने इनका मतलब समझाता हूँ। देखो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ आयंस को आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देंगी। इम्परमेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आने जाने ही नहीं देगी। तो आप सभी को देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है कि कुछ भी आने या जाने ना दे, तो ये तो गलत बात होगी, बी तो गलत हो गया। अब सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का मतलब होता है आने दे रही है, हर चीज़ को आने दे रही है, पर थोड़ा 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 थोड़ा। सेमी, सेमी तो फुल परमेबल नहीं है, आने दे रही है, पानी को भी आने दे रही है, अल्कोहल को भी आने दे रही है, यूरिया को भी आने दे रही है, ग्लिसरॉल को भी, अमाइन एसिड को भी, फैट को भी, सब कुछ आने दे रही है, बट आधा 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 मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में, सेमी परमेबल। और लास्ट है परमेबल, यानी सब कुछ आने दे रही है। देखो सब कुछ आने नहीं देती है, ये भी गलत हो गया। अब बचता है सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, यानी ये सिलेक्ट करती है किसको आना है, किसको नहीं आना है। देखो जो भी आपका फैट सोल्यूबल होगा, यानी जो भी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है बचपन में, प्लार्स डिजोल्व इन प्लार्स, नॉन प्लार डिजोल्व इन नॉन प्लार। ठीक है, लाइक्स डिजोल्व्स इन लाइक्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? नॉन प्लार होती है। अब जो भी आपका नॉन प्लार होगा वो तो आसानी से बहुत ईजिली पास आउट हो जाएगा, बट जो भी पोलार होगा उसको आर पार होने में मुश्किल होगी, बट फिर भी वो जाते हैं। कैसे? कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू। तो वो होता है सिलेक्टिव परमेबल। इन देखो सोडियम, कितने सोडियम अंदर आने हैं, कितने सोडियम बाहर जाने हैं, कितने पोटासियम अंदर आने हैं, कितना क्लोराइड अंदर आना है, कितना क्लोराइड बाहर जाना है, कितना यूरिया अंदर आना है, कितना यूरिया बाहर जाना है, कितना ग्लिसरॉल अंदर आना है, कितना ग्लिसरॉल बाहर जाना है। तो ये होता है सिलेक्टिव परमेबल। ये मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है। Question number 8, the type of the lipid generally contains in biomolecules, या ऐसा हम बोल सकते हैं the most abundant phospholipids in is, most abundant पूछिए आपसे। देखो लेसिथिन, सिफेलिन, कोलेस्ट्रॉल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का चाहे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। द टाइप ऑफ द लिपिड जनरली कंटेंड इन द बायोमेम्ब्रेन। देखो बायोमेम्ब्रेन में तो आपको लेसिथिन भी मिलेगी, सिफेलिन भी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, बट मैं क्वेश्चन को थोड़ा अल्टर कर रहा हूँ। मुझे बताना द मोस्ट अबंडेंट फोस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। लेसिथिन का दूसरा नाम होता है फोस्फेटिडाइल कोलिन, सिफेलिन का दूसरा नाम होता है आपका फोस्फेटिडाइल इथैलोनमाइन, कोलेस्ट्रॉल का दूसरा नाम होता है कोलेस्ट्रॉल ही। अब बताओ मोस्ट अबंडेंट फोस्फोलिपिड कौन है? तो याद रखना यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो होते हैं फोस्फेटिडाइल कोलिन, और फोस्फेटिडाइल कोलिन का दूसरा नाम है लेसिथिन।
ठीक है। और रही बात बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट अबंडेंट इज फॉस्फेटिडाइल इथैलोनमाइन, और इसको बोलते हैं हम सिफेलिन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द चैनल एंड पम्प्स दैट कंट्रोल द ट्रैफिक इन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर। देखो, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ पंप होते हैं। पंप जो होते हैं क्या होते हैं, वो एनर्जी का यूज करते हैं, बट चैनल्स चैनल्स एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट होते हैं। चैनल्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पंप के बताता हूँ। देखो चैनल्स में आता है, आपसे पढ़ा होगा, क्लोराइड चैनल्स हो गए हैं, सोडियम चैनल हो गए हैं। और हमेशा रखना, चैनल्स को एनर्जी नहीं चाहिए होती है। चैनल्स को चैनल्स को कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, एज इट इज पास पास करते हैं चैनल्स। बट जो आपके पंप, जैसे देखो क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड सीधा अलोंग जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, अगर क्लोराइड बाहर ज़्यादा है तो सीधे अंदर आ जाएगा, अगर अंदर ज़्यादा तो बाहर चला जाएगा, उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। रही बात पंप्स की, पंप्स आता है सोडियम पोटाशियम पंप, है ना, हाइड्रोजन और क्लोराइड पंप, या तो सोडियम हाइड्रोजन पंप, बहुत सारे पंप होते हैं। तो पंप मतलब एनर्जी का यूज करते हैं, मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस, परमिएसिस, प्रोटीएसिस, लाइपेसिस। देखो, तीन स्टेटमेंट तो एक झटके से आप एलिमिनेट कर दोगे। कैसे? कैटालिसिस, कैटालिसिस असल में एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में, तो कैटालिस तो होगा नहीं। प्रोटीएजेज जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो इधर प्रोटीन तोड़ने की बात थोड़ी की जा रही है। लाइपेज जो कि फैट को तोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमिएजेज। ठीक है। क्वेश्चन 10th, ई आर इज अब्सेंट इन ऑल एक्सेप्ट वन। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, बट एक्सेप्ट वन बोला है कि किसके अंदर होती है। देखो मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होगी। ये तो इधर पूछा कि ई आर जो होती है वो अब्सेंट होती है सभी में, बट कोई एक है जिसमें होती है। ठीक है, तो बताओ किस में होती है। तो ई आर आपकी प्रेजेंट होती है लीवर सेल्स के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, राइबोसोम से, सेल प्लेट से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये अलग है उस 4000 पी एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाले, ये तो बेसिक लेवल के करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, उनको पक्का वाई कर लेना, परचेज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्वेश्चन नंबर 12, 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन। 70s राइबोसोम फाउंड होता है मतलब कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी 70s होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। हाँ, यहाँ पर अगर लिखा होता है यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55s राइबोसोम हमें मिलता है। स्पीडबर्ग यूनिट कितनी होती है, 55s। बट अगर नॉर्मल यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो 70s ही होता है। बट ह्यूमन की, यूकैरियोट्स में भी ह्यूमंस की बात करूँ तो 55s। क्वेश्चन 13, इंजन ऑफ द सेल इज। सेल का इंजन कौन है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। अब देखो गाड़ी का इंजन आपने देखा है, तो गाड़ी का इंजन क्या होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कुछ चीज़ बनाता है काम करने के लिए। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है। अब बच्चे इंजन को एनर्जी से कंपेयर मत करना कि एनर्जी मिलेगी, एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा, पावर हाउस ऑफ सेल है, बट इंजन बोला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाएगा। क्वेश्चन 14, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। देखो एरोबिक बोला है यानी ऑक्सीजन वाली। देखो एक होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक होता है बिना ऑक्सीजन की। एरोबिक बोला है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। देखो दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जहाँ पर रेस्पिरेशन होती नहीं है, जैसे यहाँ पर लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोसोम। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में थोड़ी बहुत होती भी है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोओक्सोम के अंदर मेन होती हैं। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन, जिसमें टीसी साइकिल आपकी चलेगी, ईटीसी चलेगी। बट रही बात आपके एनएरोबिक की, तो वहाँ पर ग्लाइको ऑक्सीजोम होता है जो कि प्लांट के अंदर होता है, जिसमें ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल चलती है, तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी चल पड़ती है, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 15, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल इज इन द फॉलोइंग इज। देखो पॉलीमॉर्फिक होता है जो कि अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो आपकी शेप जो अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो वही होगा जो कि फैगोसिटिक एक्टिविटी करता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाइसोसोम।
क्वेश्चन 16, लाइसोसोम्स हाइड्रोलाइसिस वर्क एटम। देखो लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलाइसिस होते हैं उनको हम एसिड फोस्फेटाइसिस बोलते हैं, यानी इतने भयानक एसिड होते हैं जो कि हर चीज़ गला देते हैं। तो वो न्यूट्रल पीएच में तो काम करेंगे नहीं, अल्कलाइन में काम करेंगे नहीं, वो एसिड होते हैं यानी वो एसिडिक पीएच में काम करेंगे। ठीक है। वैसे इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, जैसे न्यूट्रल पीएच में भी काम कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रिसाइजली बात करें तो वो एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं। क्वेश्चन 17, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, वेंडा ने, फैराडे ने। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 18, एन एनिमल सेल विद न्यूमरस न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज। देखो एनिमल सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाए, मतलब ऐसा समझो आप कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, यानी सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन पक्का हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसिस्टिक, सिंसिटियम, प्लाज्मोडियम, या बोथ ए और बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी। क्यों? देखो सिंसिटियम और दूसरा जो है आपका सोलिनोसिस्टिक, दोनों में डिफरेंस है। देखो प्रोनाउंसिएशन आप जो मर्जी कीजिए इसकी, कोनियोसिस्टिक बोल सकते हो या सिनेसिस्टिक बोल सकते हो, जो मर्जी बोलिए। तो देखो असल में होता क्या है, देखो आपका जो सिनेसिस्टिक होता है इसमें रियलिटी में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा होता है और सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। बट सिंसिटिव में ऐसा नहीं हो रहा है। सिंसिटिव में बहुत सारे सेल जो हैं वो आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक बहुत बड़ा एक सेल बना दिया और अंदर उसके न्यूक्लियस 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 प्रेजेंट है। समझे मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि असल में कंडीशन कैसे बोली है कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक सेल के अंदर। तो जो आपका सीनोसिस्टिक है, सीनोसिस्टिक के अंदर आपको होता है कि रियलिटी के अंदर न्यूक्लियस सच में डिवाइड कर रहा है। ओके। और सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है और बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए हैं। बट जो सिंसिटियम होता है, सिंसिटियम में बहुत सारे सेल आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक बहुत बड़ा सेल बना लिया है और एक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए बहुत सारे, तो इस कारण सिंसिटियम। क्वेश्चन 19, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ। अभी बताया मैंने जस्ट अभी नाउ। तो कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व साइज, शेप एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज। कौन सी बेस्ट स्टेज है जहाँ पर हमें क्रोमोसोम बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, जहाँ पर हम असल में कैरियो टाइपिंग भी हम करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर हमें जो क्रोमोसोम होता है बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं। क्वेश्चन 21, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो पैकाइटिन स्टेज में होती है। इंटरफेज में आपका कुछ नहीं हो रहा है, सारा मतलब डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स जो भी चाहिए होता है उनको बस इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है। जाइगोटिन के अंदर आप सभी को पता होगा, मैंने बताया है स्निप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस होती है फ्यूजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक जिपर लाइक फैशन में। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। डाइकाइनेसिस, ठीक है, एक होता है डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के बाद आते हैं डाइकाइनेसिस, लास्ट स्टेज है ये। तो क्वेश्चन नंबर 22, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है जो कि न्यूरॉन्स के अंदर होता है। ठीक है। सार्कोमियर के अंदर होता है, जो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जब न्यूरॉन से सिग्नल आता है और कहाँ से आता है, हमारे मसल्स सेल में आता है, तो मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं जो कि क्लोराइड को सिक्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कौन सा होता है वो, डायगोरा IP3 रिलेटेड रिसेप्टर्स के थ्रू। क्वेश्चन 23, प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प्स इन। प्लाज्मोडेस्माटा किस में हेल्प करते हैं? तो फूड ट्रांसलोकेशन के लिए, मिनरल ट्रांसलोकेशन के लिए, फाइटो हार्मोन के ट्रांसलोकेशन के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा मत सोचना कि प्लाज्मोडेस्माटा ओनली फूड को करेंगे, नो। प्लाज्मोडेस्माटा द कनेक्शन होते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन होते हैं बिटवीन द टू सेल्स, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हर चीज़, फूड भी, मिनरल भी, फाइटो हार्मोन भी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, यूक्रोमेटिन इज। मैंने आपको कल ही करवाया था, हेट्रोक्रोमेटिन होता है आपका हाईली कंडेंस्ड डीएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली या हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन के तौर पर इनएक्टिव होता है। बट यूक्रोमेटिन डीएनए वो डीएनए होता है जो कि
जेनेटिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्यूबुलिन। देखो मैंने करवाया आपको, मैंने आपको बताया है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और उनके मोटर प्रोटीन में आपको बताई है। देखो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर, पहले देखो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर दो प्रोटीन होते हैं जिनसे वो बना होता है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। इसको बताते हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर से बना होता है। एक अल्फा ट्यूबुलिन दूसरे बीटा ट्यूबुलिन के साथ फ्यूज होती है और एक लंबी लीनियर स्ट्रक्चर कहती है जिसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तो यार रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुना। असल में होता क्या है, सबसे पहले एक एक आपका क्या होगा, अल्फा अल्फा ट्यूबुलिन होगा, उसके साथ जुड़ेगा बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। अब माइक्रोट्यूब्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल में ओनली 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे, बट डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे, साथ में 10 प्रोटोफिलामेंट और होंगे। और एक होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में होगा 13 माइक्रोट्यूब्यूल प्लस 10 माइक्रोट्यूब्यूल प्लस 10 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये होते हैं ट्यूबुलिन। बट माइक्रोट्यूब्यूल की मोटर प्रोटीन की बात करूँ तो वो दो होंगी, कौन कौन सी? किन्सिन एंड डाइनिन। किन्सिन एंड डाइनिन इज द माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स, मोटर। और रही बात है माइक्रोफिलामेंट की, तो माइक्रोफिलामेंट बनी होती है जी एक्टिन से, ग्लोबुलर एक्टिन से। बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन आपस में मिलकर एक बनाते हैं एफ एक्टिन, कार्ड एज फिलामेंटेशन एक्टिव। फिलामेंटेशन एक्टिन से बने होते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द माइक्रोफिलामेंट। और रही बात मोटर प्रोटीन प्रेजेंट इन द माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट की मोटर प्रोटीन कौन है? तो वो है मायोसिन। ठीक है, और ट्रोपोनिन। दैट्स क्लोज। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना, बने रहना चैनल के साथ फॉर द फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।